ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सी लास्ट लेक्चर में अपने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात किया था, isn't it? So लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी था। So what is the introduction of IR spectroscopy? First point is it is a type of absorption spectroscopy. Second, it is used to determine the functional group. It is used to detect the functional groups in the molecule. Third क्या था कि it uses infrared radiation. And what is the fourth point? It uses vibrational rotational energy. Clear? ये था इसका इंट्रोडक्शन। फिर हम लोगों ने देखा था कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के स्ट्रेचिंग होते हैं, बेंडिंग होते हैं। स्ट्रेचिंग में दो टाइप्स होता है, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल। सिमिलरली बेंडिंग में होता है सीजरिंग, देन वैगिंग, देन अदर टू टाइप्स इज ट्विस्टेड एंड रॉकिंग। क्लियर? तो ये चार पॉइंट्स है ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब अपने थोड़ा डिटेल में जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल infrared spectroscopy. What is the use of infrared spectroscopy? It is used to determine the functional group in a molecule. अगर एक मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है वो डिटरमाइन करना है, देन यू हैव टू यूज द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट होना चाहिए एंड इट शुड एक्सिबिट वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस टेक फॉर्माल्डिहाइड। फॉर्माल्डिहाइड इज HCHO, सो दिस इज HCHO। Clear? This is a molecule formaldehyde. अब इसमें दो टाइप्स के वाइब्रेशन होंगे। फर्स्ट इज स्ट्रेचिंग एंड सेकंड इज बेंडिंग। तो स्ट्रेचिंग कहां पे होगा? सी यहां पर मेरा स्प्रिंग लाइक मोशन होगा, दैट इज स्ट्रेचिंग। सो ये जो है दिस विल गिव स्ट्रेचिंग मोशन। क्लियर? तो C डबल बॉन्ड O जो है, इसमें जो डबल बॉन्ड का जो रीजन है दैट विल एक्सिबिट द स्ट्रेचिंग मोशन एंड ये जो मोशन है दिस विल बी द बेंडिंग। सो स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग दोनों ये मॉलिक्यूल एक्सिबिट करता है। नाउ जब एक मॉलिक्यूल को स्ट्रेच करते हैं उसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए कि बेंड करते हैं उसमें ज्यादा जरूरत चाहिए? सी जैसे स्ट्रेच हो रहा है दैट मींस इट नीड्स कंपैरेटिवली मोर एनर्जी। यहां पे भी स्ट्रेचिंग के लिए अपने को ज्यादा एनर्जी चाहिए कंपेयर टू दैट ऑफ बेंडिंग। तो स्ट्रेचिंग रिक्वायर्स हाई एनर्जी एंड बेंडिंग रिक्वायर्स कंपैरेटिवली लोअर एनर्जी। क्लियर? तो हाई एनर्जी जो होगा दैट विल बी अराउंड 1700 पर सेंटीमीटर। लोअर एनर्जी जो होगा दैट विल बी अराउंड 1200 पर सेंटीमीटर। अब ये जो है वो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे देगा उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है। सी दिस इज द सोर्स ऑफ आईआर रेडिएशन। इसको बोलते हैं नर्स्ट ग्लोवर। दिस इज द नर्स्ट ग्लोवर। अब ये जो रेडिएशन है आईआर रेडिएशन, इसको सैंपल में से पास किया जाता है। दिस इज माय सैंपल, isn't it? और सैंपल में क्या है? HCHO। यहाँ पे मैंने फॉर्माल्डिहाइड लिया है और उसमें से नर्स्ट ग्लोवर के थ्रू मैंने इंफ्रारेड रेडिएशन पास किया है।
अब कैसा ग्राफ मिलेगा मुझे डिटेक्टर में? व्हाट इज द रेंज ऑफ आईआर? फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था रेंज ऑफ आईआर इज इन बिटवीन 4000 टू 667 पर सेंटीमीटर. सो दिस इज 3000, 2000, 1000, 667. अब ये जो है एब्जॉर्बेंस है, इट इज 100%. तो 100% का जब एब्जॉर्बेंस होगा तो ग्राफ कैसा होगा? सी अभी तक कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. जैसे ही 1700 सेंटीमीटर आएगा देन इट विल शो अ बेंड. अगेन व्हेन 1200 होगा then it will show a bend and then again the straight line. ग्राफ इन्वर्टेड मिलेगा जब ये 100% एब्जॉर्बेंस हो रहा है. ट्रांसमिटेंस अगर यूज कर रहे हो तो ये ग्राफ उल्टा हो जाएगा, then you will get graph like this. बट यहाँ पे मैं एब्जॉर्बेंस 100% के थ्रू ग्राफ बना रहा. एब्जॉर्बेंस वर्सेस दिस फ्रीक्वेंसी, देन यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि 1700 पे एब्जॉर्बेंस हो रहा है एंड 1200 पे एब्जॉर्बेंस हो रहा है. यहाँ पे फुल लाइट है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी जब आ रहा है तब मॉलिक्यूल वो लाइट एब्जॉर्ब कर दे रहा है. वो फ्रीक्वेंसी चला जाता है देन अगेन दैट अगेन 1200 जो फ्रीक्वेंसी आता है तब वो एब्जॉर्ब करता है. सो दिस इज फॉर द स्ट्रेचिंग एंड दिस इज फॉर द बेंडिंग. क्लियर? अब पता चला कि कैसे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज होता है. ओके, सो फॉर्मल्डिहाइड है. इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है इट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल groups. Now, what is the range of IR? The range of IR is in between 4000 to 667 per centimeter. IR spectroscopy का use क्या है? It is used to determine the functional group in any molecule. अब मैंने कौन सा molecule लिया हुआ है? Formaldehyde, that is HCHO. Formaldehyde exhibits both stretching as well as bending vibration. Stretching vibration के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए एंड बेंडिंग के लिए कम एनर्जी चाहिए. तो यहाँ पे स्ट्रेचिंग में ये है 1700 पर सेंटीमीटर, बेंडिंग के लिए है 1200 पर सेंटीमीटर. ये वैल्यू मुझे कैसे मिला? विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. तो एक्सपेरिमेंट में क्या लेना है? मुझे ग्लोवर लेना है जो इंफ्रारेड रेडिएशन प्रोड्यूस करता है. इसका नाम है नर्च ग्लोवर. इसको पास करना है थ्रू द सैंपल. हियर माय सैंपल इज फॉर्माल्डिहाइड. फॉर्माल्डिहाइड में से पास करूंगा तो मुझे डिटेक्टर में कुछ मिलेगा ग्राफ. So that graph will be in the range of 4000 to 667 because they infrared region. Now in the graph I can see two peaks, out of which one is at the 1700 and another is at the 1200. So जो 1700 में है that is produced by the stretching vibrations and जो 1200 में है that is produced by the bending vibration. Clear? पहले ये लिख लो. ओके, अब ये जो एनर्जी मिला है 1200 एंड 1700, दिस इज माय वेव नंबर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू बार. ये आपको याद रखना है. एंड ये न्यू बार में से मुझे वेवलेंथ मिल जाएगा एंड आई हैव टू नो द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस इंफ्रारेड रेडिएशन. मुझे पता लगाना है कि इंफ्रारेड रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी कितना है, कहां कौन से फ्रीक्वेंसी में ये एब्जॉर्ब हुआ है. उसके लिए एक फार्मूला है. nu is equal to c by lambda. अब मेरे पास nu जो है that is my frequency. I have to find out the frequency. Clear? फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है. उसका फॉर्मूला है nu is equal to c by lambda. अब लैम्डा का वैल्यू मुझे कैसे मिलेगा? लैम्डा इज 1 upon mu bar. क्लियर? लैम्डा इज इक्वल टू 1 upon mu bar एंड आई हैव द वैल्यू ऑफ nu. तो मुझे मिल जाएगा लैम्डा का वैल्यू. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
the value of c is 3 into 10 raised to 10 centimeter per second. That is a constant value and वो सबको पता है. Now I have to calculate it for, first of all I will calculate for 1200 per centimeter. 1200 per centimeter में कौन सा frequency of radiation is absorbed? Which frequency of radiation is absorbed at 1200 per centimeter? I will find out by using the formula of mu is equal to c by lambda. Now mu is equal to c by lambda. Lambda is equal to 1 upon mu. Isn't it Newton? So c is equal to 3 into 10 raised to 10 centimeter per second upon 1 divided by 1200 centimeter inverse. This is the formula. अब इसको सॉल्व करना है. 3 into 10 raised to 10 centimeter per second into, अब ये जो 1200 1 upon 1200 है ये ऊपर चला जाएगा and it will become 1200 पर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर इनवर्स. अब आप देख सकते हो कि ये सेंटीमीटर एंड ये सेंटीमीटर इनवर्स दोनों कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल रिमेन 3 into 10 raised to 10 into 1200 that is 3.6 into 10 raised to 13 second inverse. 3 into 10 raised to 10 centimeter per second into 1200 per centimeter. Then what is happening? 3 into 10 raised to 10 into 1200 that is 3.6 into 10 raised to 13 per second. Per second is also known as hertz. तो इसका frequency होगा 3.6 into 10 raised to 13 hertz. Clear? This is for 1200 centimeter. Now for 1700 per centimeter, we have the formula mu is equal to c by lambda. C by lambda is c by 1 upon mu bar is equal to c equals 3 into 10 raised to 10 centimeter per second divided by 1 upon 1700 centimeter inverse. इसको सॉल्व करोगे then you will get 3 into 10 raised to 10 centimeter per second into 1700 centimeter inverse. Centimeter and centimeter inverse cancel हो जाएगा and by solving this 3 you will get 5.1 into 10 raised to 13 second inverse. Now what is second inverse? Second inverse is hertz, so it becomes 5.1 into 10 raised to 13 hertz. So this is the frequency of radiation absorbed by the stretching vibration and this is the frequency of radiation absorbed by the bending vibration. So when the radiation is around 5.1 into 10 raised to 13 hertz, then it will give the stretching vibration, and when the radiation is around 3.6 into 10 raised to 13 hertz, then bending vibration takes place and the molecule will absorb the radiation. Clear? तो आपको पता चल गया कि what is wave number. वेव नंबर की मदद से अपने को क्या मिलेगा? वेवलेंथ. वेवलेंथ की मदद से I will get the frequency of the radiation. के रेडिएशन के कौन से फ्रीक्वेंसी में वो एब्जॉर्ब होगा, मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा. So when the frequency of radiation is 3.6 into 10 raised to 13 hertz, it will absorb the radiation, and when the frequency of radiation is 5.1 into 10 raised to 13 hertz, then also it will absorb the radiation. Write down this. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपने दो तीन वर्ड्स नए यूज किए हैं. फर्स्ट इज वेव नंबर न्यू बार,
clear. Second is wavelength. Wavelength is the inverse of wave number. And third is frequency, clear. So what is wave number? Nu bar. Wavelength is lambda and frequency is nu, clear. अब एक नया टर्म है, that is absorbance. Absorbance is calculated in two ways. First is absolute transmission. Absolute transmittance इसका फॉर्मूला है A equals log 1 upon T. Clear? So absolute transmittance का फॉर्मूला है A equals log into 1 upon T. Second is percentage transmittance. So इसका फॉर्मूला है A equals log 100% minus log T percentage. So ट्रांसमिटेंस के एब्जॉर्बेंस कितना हुआ होगा? 100 में से अगर ट्रांसमिटेंस इतना हुआ है तो एब्जॉर्बेंस कितना होगा? That is based on this formula. So the formula of absolute transmittance is A equals log 1 upon T and percentage transmittance is A equals log 100% minus log T percentage. एक क्वेश्चन देख लेते हैं. For any molecule, if the value of T is 0.1, then calculate the absorbance. अगर कोई मॉलिक्यूल के लिए T की वैल्यू 0.1 है तो absorbance कितना होगा? Now what is T here? So A equals log of 1 upon T. So A equals log of 1 upon 0.1. So A equals log of 10. What is log of 10? A equals 1. So the absorbance here is 1. Absolute transmittance के बारे में पता चल गया. Now coming to the percentage transmittance. उसके लिए एक क्वेश्चन है. If the percentage transmittance of a molecule is 10%, then calculate absorbance. So what is this? Percentage transmittance. अगर कोई मॉलिक्यूल का 10% है, 10% है, तो absorbance कितना होगा? Again formula A is equal to log of 100 minus log of T percentage. Now what is T percentage? 10%. So A is equal to log of 100 minus log of 10. Clear? Now A equals, what is log of 100? Log of 100 is 2 and log of 10 is 1. So 2 minus 1, A is equal to 1. In both the ways answer is 1 only. इसका जो step है that is difference. So absorbance के लिए we have two methods to calculate the absorbance. First is absolute transmittance and second is percentage transmittance. Absolute transmittance में क्या है कि अपने को डायरेक्टली वैल्यू मिल जाता है. परसेंटेज ट्रांसमिटेंस में अपने को पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. Then you have to calculate
this. अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है A equals log 100 minus log t percentage, but log 100 क्या है वो मेरे को पता है, that is 2. So the formula can also be written as 2 minus log t percentage. लेकिन log 100 लिखोगे या log 2 लिखोगे, both will be same. Clear? Write down this. ओके तो आज अपनों फर्स्ट ऑफ ऑल वेव नंबर के बारे में पढ़ा. देन ऑन द बेसिस ऑफ वेव नंबर वी कैलकुलेटेड द फ्रीक्वेंसी. देन वेवलेंथ, व्हाट इज वेवलेंथ? इट इज द इनवर्स ऑफ वेव नंबर. एंड लास्ट में अपनों ने एब्जॉर्बेंस के बारे में बात किया. व्हाट इज एब्जॉर्बेंस? एब्जॉर्बेंस इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टू मेथड्स. फर्स्ट इज एब्सोल्यूट ट्रांसमिटेंस एंड सेकंड इज परसेंटेज ट्रांसमिटेंस. एब्सोल्यूट ट्रांसमिटेंस में क्या है, अपने को वैल्यू डायरेक्टली मिल जाता है, एंड परसेंटेज ट्रांसमिटेंस में वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज. नाउ let us go to Hooke's law. To calculate the frequency of stretching molecules, Hooke's नाम के साइंटिस्ट ने एक फॉर्मूला दिया है. What is the formula for calculating stretching frequency? What is the formula of frequency? Symbol of frequency is nu. Nu is equal to 1 upon 2 pi under root of k m1 dot m2 upon m1 plus m2. What is the Hooke's law? Nu frequency equals 1 upon 2 pi under root of k m1 m2 upon m1 plus m2. अब ये जो m1 m2 upon m1 plus m2, इसको सिंप्लीफाई करके you can write under root of k upon nu. This is mu. Mu is m1 m2 upon m1 plus m2, where nu equals frequency. Pi is 3.14, वो सबको पता है. K equals फोर्स कांस्टेंट. अब ये जो कांस्टेंट है बदलता रहेगा. It is of three types. जब मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड होगा देन फोर्स कांस्टेंट विल बी डिफरेंट. डबल बॉन्ड होगा तब फोर्स कांस्टेंट का वैल्यू चेंज होगा. जब ट्रिपल बॉन्ड होगा देन आल्सो द फोर्स कांस्टेंट विल चेंज. सो फोर्स कांस्टेंट हैज three values on the basis of bonds. So first is single bond, double bond, triple bond. Single bond होगा तो force constant will be 5 into 10 raised to 5 gram second minus 2. This is the formula for force constant in single bond. Single bond force constant is 5 into 10 raised to 5 gram centimeter gram second minus 2. For double bond it becomes 10 into 10 raised to 5 gram second minus raised to minus 2. Triple bond के लिए it will become 15 into 10 raised to 5 gram into second minus 2. Force constant हो गया. Nu is frequency, pi is 3.14, k is force constant, m1 equals mass of atom 1, m2 equals mass of atom 2. Clear?
and what is mu? Reduction in the masses of atoms. So this is the Hooke's law for stretching vibration. इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में दो टाइप्स के वाइब्रेशन होते हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एंड बेंडिंग वाइब्रेशन. स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इज ऑफ द हायर एनर्जी, उसको हायर एनर्जी चाहिए एंड वो स्प्रिंग लाइक होता है, वो स्ट्रेच भी होता है और श्रिंक भी होता है. तो वो कैलकुलेट करने के लिए साइंटिस्ट हुक ने एक फॉर्मूला दिया है, दैट इज न्यू इक्वल्स 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ k डिवाइडेड बाय m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2. अब ये m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 को सिंपलीफाई करके आई कैन राइट एज म्यू. अब टर्म्स देखते हैं कि कौन कौन से टर्म्स हैं. The nu is frequency, pi is 3.14, k is equal to force constant. ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगा फॉर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स. सिंगल बॉन्ड होगा तो सारे मॉलिक्यूल्स के लिए ये फोर्स कांस्टेंट सेम होगा, डबल बॉन्ड के लिए एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिए. सपोज सिंगल बॉन्ड है, देन द वैल्यू ऑफ फोर्स कांस्टेंट इज 5 into 10⁵ ग्राम सेकंड माइनस रेज़ टू -2. फॉर डबल बॉन्ड इट बिकम्स 10 into 10⁵ ग्राम second raised to -2. For triple bond the same becomes 15 into 10⁵ gram second -2. Clear? Now here m1 is mass of the first atom, m2 is mass of the second atom. What is mu? Mu is the reduction in the mass of atom. So ये जो formula है, this is very much important and you should know this formula. And this formula is Hooke's law for stretching vibration. Write down this. Okay, so this is the Hooke's law for stretching vibration and the formula is mu equals 1/2 pi k into m1 m2 upon m1 plus m2. अब अपने Hooke's law का थोड़ा एप्लीकेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ Hooke's law. Now mu equals 1/2 pi under root of k m1 m2 upon m1 plus m2. This is equation number 1. Clear? न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा. ये मैंने अभी इसके पहले ही बताया हुआ था. वेव नंबर इज द इनवर्स ऑफ वेवलेंथ. सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. दिस यू हैव टू रिमेंबर. नाउ न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा. ये भी मैंने फ्रीक्वेंसी का मैंने बताया हुआ था कि ये फॉर्मूला है. न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा. c बाय लैम्डा को हमने क्या लिख सकते हैं? c इनटू 1 upon lambda. This is equation number 3. Nu bar is equal to 1 upon lambda. Nu is equal to c upon lambda. ऐसे into 1 upon lambda. Comparing equation 3 and 2. तो यहाँ पे 1 upon lambda क्या है? Nu bar. तो ये 1 upon lambda के बदले में nu bar लिख सकता हूँ. So nu is equal to c into nu bar. This is equation number 4. Clear? So nu bar is equal to c into nu bar. अब मैं 4 और equation 1 देखूं तो nu is equal to this and nu is equal to this. Then what can I write? I can write that c into wave number is equal to 1 upon 2 pi under root of k upon m1 m2 upon m1 plus m2. क्योंकि आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ में 1200 पर सेंटीमीटर जो है 1700 पर सेंटीमीटर जो है दैट इज द वेव नंबर. तो मैंने क्या किया, ये जो फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन है इसको कन्वर्ट करके वेव नंबर का इक्वेशन बना दिया. अब आई हैव टू टेक
न्यू बार एज द मेन थिंग, तो ये जो c है वो नीचे आ जाएगा। सो न्यू बार बिकम्स 1 upon 2 pi c under root of k m1 m2 upon m1 plus m2. This is the equation number 5. This fifth equation is very much important to calculate the wave number of molecule. सिंपल मैथमेटिक्स है, जस्ट ये फॉर्मूला में ये फॉर्मूला मिक्स कर दिया है। यहाँ पे न्यू है, इसके न्यू को कन्वर्ट किया है न्यू बार में। दैट मींस फ्रीक्वेंसी का जो इक्वेशन है दैट इज कन्वर्टेड इनटू वेव नंबर इक्वेशन। सो इट बिकेम न्यू बार इज इक्वल टू 1 upon 2 pi c अंडर रूट ऑफ k m1 m2 upon m1 plus m2। अब ये m1 m2 जो है दैट इज मास ऑफ एटम, तो कई दो तीन एटम का मास अपने को याद रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन मास ऑफ कार्बन एटम, isn't it? It is 20 into 10 raised to minus 24 gram. Clear? Mass of hydrogen atom equals 1.6 into 10 raised to minus 24 gram. Third, mass of oxygen atom 26.6 into 10 raised to minus 24 gram. And finally, mass of nitrogen atom is equal to 23.2 into 10 raised to minus 24 ग्राम। सी ये जो मॉलिक्यूल्स है दिस आर कॉमन एंड इसका ग्राम आपको याद होना चाहिए। क्लियर? मे भी दिया जाएगा एग्जाम में या मे भी नहीं दिया जाएगा, लेकिन एटलीस्ट ये चारों मॉलिक्यूल एटम का जो मास है वो आपको याद होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्नड अबाउट द वेव नंबर, देन वेवलेंथ, देन फ्रीक्वेंसी, then absorbance, then Hooke's law. Hooke's law on the Hooke's law frequency था, frequency के हिसाब से था, that frequency I have converted into wave number. That was a very simple mathematical step. उसके बाद चार आइटम्स का जो मास है जो सिंपल है वो आपको याद रखना है। क्लियर? राइट डाउन दिस then. So Hooke's law के बारे में मोस्टली सबको पता चल गया है। From the Hooke's law we can calculate the stretching frequency of any bond. अब एक एग्जांपल देख लेते हैं Hooke's law का, तो थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाएगा। So the example is calculate the stretching frequency of CH bond. This is the question. Calculate the stretching frequency of CH bond. Now what is CH? C single bond H. So this is the formula for single bond. तो सबसे पहले मैं वेव नंबर का फॉर्मूला लिख देते is equal to 1 upon 2 pi c under root of k upon m1 m2 upon m1 plus m2. Now pi is equal to 3.14, C is equal to 3 into 10 raised to 10 centimeter per second, K is equal to सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे तो it becomes 5 into 10 raised to 5
ग्राम सेकेंड माइनस 2. What is m1? Mass of first atom. So mass of first atom, that means mass of carbon. So m1 is 20 into 10 raised to minus 24 gram, and m2, that is hydrogen का है 1.6 into 10 raised to minus 24 gram. So suppose CH का पूछा जाएगा, then ये जो m1 m2 का वैल्यूज में भी नहीं दिया जाएगा, because they will understand कि आपको इसकी वैल्यू आती है, so there is no need to only calculate the stretching frequency of CH bond. That will be the question. And आपको अगर रूट्स लॉ ही मालूम नहीं है, then m1 m2 का जो क्वेश्चन है, there is no basis for that question. तो आपको m1 m2 C H O and N चारों का आपको बाय हार्ट होना चाहिए. Clear? Now placing all these values, we get 1 upon 2 into 3.14. C is 3 into 10 raised to 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया. अब अंडर रूट में क्या आएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? k इक्वल्स 5 into 10 raised to 5 ग्राम सेकेंड माइनस 2 अपॉन m1 m2 is 20 into 10 raised to minus 24 into 1.6 into 10 raised to minus 24, दोनों का ग्राम है, डिवाइडेड बाय m1 plus m2. So 20 into 10 raised to minus 24 plus 1.6 into 10 raised to minus 24. This is also ग्राम. अब ये ग्राम और ये ग्राम कैंसिल हो जाएगा. This gram and this gram will also get cancelled. अब ये सेकेंड माइनस 2 है. सेकेंड माइनस 2 अंडर रूट में है, तो सेकेंड माइनस 2 अंडर रूट से बाहर आएगा, देन इट विल बिकम सेकेंड माइनस 1. अब वो सेकेंड माइनस 1 है और ये पर सेकेंड है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा. यूनिट्स कैंसिल कैसे हो रहे हैं वो आपको ध्यान रखना है. क्लियर? तो ओनली हियर सेंटीमीटर इज रिमेनिंग. क्लियर? नाउ आई एम सॉल्विंग दिस. ये 10 raised to 10 को मैं ऊपर ले लेता हूं into 10 raised to minus 10. सेंटीमीटर में ऊपर चला जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन 2 into 3.14 into 3. अब अंडर रूट का ध्यान रखना है. अंडर रूट ऑफ 5 into 10 raised to 5 upon 20 into 1.6, that means 32 into 10 raised to minus 24 into 10 raised to minus 24 divided by, इन दोनों को प्लस करोगे then you will get 21.6 into 10 raised to minus 24. अब ये जो 10 raised to minus 24 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा. क्लियर? एंड ये ऊपर चला जाएगा, दिस विल आल्सो कम अप, सो इट विल बिकम 1 into 10 raised to minus 10 upon 2 into 3.14 into 3 under root of 5 into 21.6 divided by 32 into 10 raised to 5 into 10 raised to 24. ये 24 जो है माइनस 24 जो है ऊपर चला गया, सो इट बिकेम प्लस 24. इसका क्या वैल्यू होगा? 1 into 10 raised to minus 4 अपॉन 2 into 3.4 into 3. So it is 18.84. यहाँ का वैल्यू सॉल्व हो गया. अब अंडर रूट ऑफ, पहले 10 raised to का कर लेते हैं. 10 raised to 5 plus 24 is 29, so 10 raised to 29
multiply by 5 into 21.6 divided by 32 is 3.375. अब ये जो है मुझे इससे बाहर निकालना है, तो यहाँ पे मुझे ऑड नंबर नहीं इवन नंबर चाहिए होगा, तो मैं 29 से इसको 28 में कन्वर्ट कर देता हूँ। Now 1/18.84 is 0.053 into 10⁻21 centimeter inverse, and अब 10⁻28 कर दूंगा, देन यहाँ पे क्या चेंज होगा 33.75। क्लियर? अब मैं क्या लिखूंगा 0.053 into 10⁻10। अब ये 10⁻28 है, ये रूट में से बाहर निकलेगा तो इट विल बिकम 10⁻24, एंड ये क्या है 33.75 का रूट, दैट इज 5.80। अब इन सबको आप करोगे, देन यू विल गेट 5.80 मल्टीप्लाई बाय 0.053 इक्वल्स 0.3074। 0.3074 मल्टीप्लाई बाय 10⁻14 माइनस 10 एंड सॉरी 28 बाहर निकलेगा तो 14 बनाएगा, 14 minus 10 is 4, so this becomes 10⁻4. So 10⁻4 is 30.74 into 10⁻2 centimeter inverse. So this is the stretching frequency of CH bond. Clear? चलिए लिख लो। So आज हमने कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं जो इजी है, स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट। So first of all, that is wave number, then wavelength, then frequency, then absorbance, then Hooke's law, then mass of atoms, that is also very important, and application of Hooke's law. What is the application of Hooke's law? For calculating the stretching frequency of bond. अब बॉन्ड का जो है पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, u bar equals 1/2 pi c under root of k m1m2 upon m1 plus m2। c का वैल्यू क्या है, c का कांस्टेंट क्या है, यूनिट क्या है वो आपको याद होगा, देन इसका यूनिट जो है वो आपको पता चल जाएगा। c 1200 पर सेंटीमीटर था फर्स्ट में मैंने जो करवाया था, एंड 1700 पर सेंटीमीटर, दैट इज द यूनिट ऑफ वेव नंबर। तो ऑब्वियसली इसका पर सेंटीमीटर ही आएगा, लेकिन आप ऐसे भी करोगे कैंसिल करके, फिर भी आपको लास्ट में पर सेंटीमीटर मिल ही जाएगा। क्लियर? तो ये जो वैल्यूज है उसको आप यहाँ पे प्लेस कर दोगे, एंड सिंपल कैलकुलेटर की मदद से, देयर इज नो नीड ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर आल्सो, स्टिल यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन एंड यू विल गेट द वेव नंबर। So what is the stretching frequency of CH bond? The stretching frequency of CH bond is 30.74 into 10⁻2 per centimeter. Clear? I hope everything is clear till now. See you in the next lecture.